Yeah, we are recording. हेलो गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं द गिफ्ट बाय व्लादिमीर नाबोकोव। तो ये हम कुछ टाइम से पढ़ रहे हैं। एक्चुअली अभी हम इसके लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वाली स्ट्रीम्स देखो या आपने ये बुक पहले पढ़ रखी हो, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्ट्रीम इज़ कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं उतना हम इंजॉय कर पाएँ। तो वी विल गिव यू कॉन्टेक्स्ट ऑफ अभी तक क्या हुआ है ना। तो इस बुक का प्रोटैगनिस्ट है, क्या नाम है उसका, फ्योडोर। Yes. वो एक रशियन है जो बर्लिन जर्मनी में रह रहा है 1920s में। रशियन राइटर है एक्चुअली। तो उसने पहले एक पोएम्स की बुक लिखी थी जो ज़्यादा लोगों ने खरीदी नहीं, बट इट्स फाइन, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और मतलब ज़्यादा प्लॉट नहीं है इस बुक में, काफ़ी ज़्यादा मतलब विजुअल एलिमेंट ज़्यादा है इन जनरल, बहुत ज़्यादा प्लॉट हैवी नहीं है। तो उसने पोएट्री की बुक पब्लिश करी, वो ज़्यादा चली नहीं। फिर उसका चक्कर चलता है अपनी लैंडलॉर्ड की बेटी जीना से थोड़े टाइम तक। फिर वो एक और बुक लिखना शुरू कर देता है जो कि एक एक्चुअल रशियन ऑथर की बायोग्राफी लिखना शुरू कर देता है। उस एक्चुअल रशियन ऑथर का नाम है चेरनीशेव्स्की। तो द लाइफ ऑफ चेरनीशेव्स्की करके वो एक और बुक लिखता है। और पहले उसका खुद का पब्लिशर तो मना कर देता है वो पब्लिश करने के लिए, बिकॉज ही इज़ लाइक कि ये तो तुमने मौकरी कर दी चेरनीशेव्स्की की, और चेरनीशेव्स्की इतना बड़ा ऑथर है, ऐसे नहीं कर सकते तुम। तो बट उसको कोई और फिर पब्लिशर मिल जाता है और वो पब्लिश कर देता है। तो दैट इज़ द लास्ट थिंग ऑफ चैप्टर 3 एक्चुअली। चैप्टर 4 इज एक्चुअली द बुक इटसेल्फ, मतलब एन एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक लाइफ ऑफ चेरनीशेव्स्की। तो बहुत मेटा सा है थोड़ा। तो Hmm. चैप्टर 4 इज लाइक कम्प्लीटली देन अनरिलेटेड टू द प्लॉट कम्प्लीटली, क्योंकि चैप्टर 4 इज लाइक कि उस वो जो बुक उसने लिखी है उसमें उसका ही एक्सेप्ट है वो। तो वो अच्छा. मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है, मतलब चैप्टर 4 मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, बट पूरा तो नहीं करा। उतना फन भी नहीं है वो चैप्टर, मैं शायद बाद में पढ़ लूँगी। तो अभी हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, व्हिच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, मतलब दिस एक्चुअल फिजिकल बुक दैट वी आर रीडिंग, नॉट एन इमेजिनरी बुक। ठीक है, Hmm. तो पढ़ें फिर चैप्टर 5। Yes. ओके। About a fortnight after the life of Chernyshevsky appeared, it was greeted by the first artless echo. Valentin Linyov in a Russian emigre paper published in Warsaw. Valentin Linyov का कोई जिक्र नहीं है पहले, I think he's just a person, मतलब journalist type का। Valentin Hmm. Linyov in a Russian emigre paper published in Warsaw wrote as follows. Boris Chernyshev new book opens with 6 lines of verse, which the author for some reason calls a sonnet, and this is followed by a pretentiously capricious description of the well-known Chernyshevsky's life. तो एक तो इन लोगों के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैंने बोला था कि हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम फ्योडोर है, बट उसका Hmm. नाम कुछ तो फ्योडोर कॉन्स्टेंटिनोविच चेरडिनेस्टेव है, और आई थिंक उसका पेन नेम शायद बोरिस चेरडिनेस्टेव है। तो इसीलिए अच्छा. इसमें ये लोग का एक तो बहुत ही कंफ्यूजिंग ये लोग करते हैं। बट एनीवेज बहुत मतलब बुरा बुरा बोला इसके बारे में बेसिकली। And continuing this, Chernyshevsky, says the author, was the son of a kindly cleric, but does not mention when and where he was born. He finished the seminary, and when his father, having lived a holy life, which inspired even Nekrasov, died, his mother sent the young man to study in St. Petersburg. ये सब चेरनीशेव्स्की की बात हो रही है कि हमारे जो Hmm. प्रोटैगनिस्ट है उसने चेरनीशेव्स्की के बारे में ये सब लिखा है। Hmm. Young man to study in St. Petersburg, ये where ऐसा है he क्या कि चैप्टर 4 में डायरेक्ट पेजेस दे दिए, अब रिव्यू दे रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे. हाँ रिव्यू तो दे रहा है, बट आई डोंट थिंक दिस थोड़ा रिव्यू ये चल रहा है एक्चुअली 2-3 पेज तक। Hmm. काफी चल रहा है, काफी चल रहा है। तो ये काफी मेटा सी बुक है, बट खत्म हो गया 3-4 पेज बाद, रिव्यू खत्म हो गया है। अच्छा. ठीक लेट्स है. सी। Hmm. He finished the seminary, and when his father, having lived a holy life, which inspired even Nekrasov, died,
His mother sent the young man to study in St. Petersburg, where he immediately, practically on the station, became intimate with the then molders of opinion, as they were called. Pisarev and Belinsky, ये सब I think Russian authors या philosophers हैं. The youth entered the university and devoted himself to technical inventions, working very hard and having his first romantic adventure with Lyubov Yegorovna Lobachevsky, who infected him with a love for art. After a clash on romantic grounds with some officer or other in Pavlovsk, however, he was forced to return to Saratov, where he proposed to his future bride and soon afterwards married her. He returned to Moscow, devoted himself to philosophy, wrote a great deal, and became friends with the outstanding writers of his time. Gradually, he was drawn into revolutionary work, and after one turbulent meeting where he spoke together with Dobro Yulubov and the well known Professor Pavlov, who was still quite a young man at the time, Chernyshevsky was forced to go abroad. For a while, he lived in London, collaborating with Herzen, but then he returned to Russia and was immediately arrested. Accused of planning the assassination of Alexander II, Chernyshevsky was sentenced to death and publicly executed. This, in Mhm. brief, is the story of Chernyshevsky's life, and everything would have been all right if the author had not found it necessary to equip his account of it with a host of unnecessary details which obscure the sense, and with all sorts of long digressions on the most diversified themes. And worst of all, having described the scene of the hanging and put an end to his hero, he is not satisfied with this. And for the space of still many more unreadable pages, he ruminates on what would have happened if Chernyshevsky, for example, had not been executed but had been exiled to Siberia like Dostoevsky. अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग. एक तो मुझे नहीं Mhm. पता था कि आई थिंक डॉस्टोएव्स्की Mhm. वो ये काफी मेटा रियल बुक है कि क्योंकि डॉस्टोएव्स्की वाज एक्साइल्ड फॉर सम रीजन. देखें क्या क्यों एक्साइल किया था डॉस्टोएव्स्की एक्साइल. हाँ, डॉस्टोएव्स्की को एक्साइल किया था. क्यों किया था? For literature, yeah. लेट्स सी. The members of were denounced to Lipandi. Dostoevsky was accused of reading works by Belensky, including the banned letter to Gogol, and of circulating copies of these and other works. Sure. ये बैलेंस के कौन है? Do बेलेंस्की you एक know him? और उससे पुराना रशियन राइटर है आई थिंक. उसकी Obviously, but बैंड. is there any famous work of him ये that लेटर्स we? टू गोगोल कह रहा है ना, ये इसने पढ़ा था. Mhm. विसोरियन बेलेंस्की. He was the most influential of the Westernizer. He worked primarily as a literary critic. पता नहीं उसके बैलेंस के बारे में तो छोड़ो, बट आई थिंक वो जो दोस्तोवेस्की को जिसने रिपोर्ट किया था, द गवर्नमेंट एजेंट हु हैड रिपोर्टेड द ग्रुप रोट इन हिज स्टेटमेंट दैट एटलीस्ट one of the papers criticized Russian politics and religion. Dostoevsky responded to these charges by declaring that he had read the essays only as a literary monument, neither more nor less. He spoke of personality and human egoism rather than of politics. Even so, he and his fellow conspirators were Hmm. arrested on 23 April 1849 at the court of blah blah blah, और उनको फिर एग्जाइल कर दिया उन्होंने. तो रशिया में से काफ़ी अच्छा लिटरेचर निकला है, बट रशियन राइटर्स को बहुत ये भी फेस करना पड़ा है. सैड. हम्म, ठीक है. एक टूटा या मतलब बोलो. ईस्टर एग सोच सकते हैं, लाइक मेन कैरेक्टर का नाम फ्योडोर हम्म. दोस्तोयेव्स्की. फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की है ना उसका पूरा नाम. हो सकता है इसलिए रखा हो, या मे बी फ्योडोर इज जस्ट अ कॉमन रशियन नेम. यस, यू डोंट लाइक मी रीडिंग टू मच इनटू थिंग्स, नो? तुम टेक्स्ट ऐसा पढ़ते हो, नहीं मैं बिटवीन द टेक्स्ट पढ़ता हूँ. हो सकता है ऐसा. आई एम जस्ट सेइंग कि दोनों चीजें हो सकती है. हाँ हाँ.
फ्योडोर तो वो है ना, इन जनरल डॉस्टोएव्स्की को तो सब डॉस्टोएव्स्की बोलते हैं ना, फ्योडोर, क्योंकि ये सब सरनेम से ही सब लोग हर एक इंसान को रेफर कर रहे हैं ना। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसका रिव्यू। इफ वी थिंक कि रिव्यू इज गोइंग ऑन फॉर टू लॉन्ग तो हम रिव्यू स्किप करके आगे का पढ़ लेंगे। रिव्यू आई विल रीड लेटर एंड आई विल टेल कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हुआ क्या। ठीक है, तो इसने बोला है कि वो तो मार भी, मतलब उसने बता भी दी पूरी स्टोरी, बट बहुत ज़्यादा डाइग्रेस किया, और ये भी बोला कि इफ बहुत ज़्यादा व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ भी उसने बहुत ज़्यादा रुमिनेट किया, तो क्रिटिक को ये प्रॉब्लम है। देन द क्रिटिक कंटिन्यूज, द Like ऑथर, हाँ बोलो। we also had a similar problem, no? Problem नहीं, we were appreciating it, but हाँ, मतलब एक्चुअल बुक में भी तो ये यही करता है बहुत ज़्यादा डाइग्रेस। ठीक है। The author writes in a language having little in common with Russian. He loves to invent words. This is so meta. तो हमें पहले वाले एक रीडिंग में एक ऐसा वर्ड मिला था एक्चुअली, इसका हम मीनिंग बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और हमें नहीं मिल रहा था। फिर हमें रियलाइज हुआ कि मतलब उसकी एंट्री में ही लिखा था कि दिस इज द वर्ड फाउंड ओनली इन चेरनीशेव्स, ये सॉरी क्या नाम है इसका, नोबोकोव्स वर्क, pretersensuous ना, क्या क्या था? प्रिटरसेंशियस। हाँ हाँ, प्रिटरसेंशियस कुछ था शायद। ठीक है। He loves to invent words. He loves long tangled sentences, as for example, fate sorts them in anticipation of the researcher's needs. Or else he places solemn but not quite grammatical maxims in the mouths of his characters, like the poet himself chooses the subjects for his poems. The multitude has no right to direct his inspiration. Almost simultaneously with this entertaining review appeared that of Christopher Mortis, which so aroused Zena's indignation. तो जीना वो बंदी है लैंडलॉर्ड की बेटी जिसको ये डेट कर रहा था, which so aroused Zena's indignation that from that time her eyes glared and her nostrils dilated at the very least mention of his name. तो जीना को बहुत गुस्सा आ गया दूसरे वाले किसी रिव्यू पे। Reviewer goes, when speaking of a new young author, one usually experiences the feeling of a certain awkwardness. Will one not rattle him? Will one not injure him by a too glancing remark? It seems to me that in the present instance there are no grounds for such fears. Godunov Cherdynevstev, Fyodor, is a novice, true, but a novice endowed with extreme self confidence, and to rattle him is probably no easy matter. I do not know whether his book presages any future achievements or not, but if this is a beginning, it cannot be called a particularly reassuring one. Let me qualify this. Strictly speaking, it is completely unimportant whether Godunov Cherdynevstev's effort is creditable or not. One man writes well, another badly, and everyone is awaited at the end of the road by the theme which none can evade. It is a question, I think, of something quite different. That golden time has passed irretrievably when the critic or reader could be interested above all by the artistic quality or exact degree of talent of a book. क्या बोल दिया इसने? That golden time has passed irretrievably when the critic or reader could be interested above all by the artistic quality or exact degree of talent of a book. अच्छा, ये ऐसा कुछ कह रहा है कि वो तो टाइम चला गया जब लोग करते थे। ओके। Our emigre literature, I am speaking of genuine, undoubted. क्या बोल रहा था मुझे? I don't think I have clarity. ऐसा कुछ कह रहा है, मुझे लग रहा है कि वो तो टाइम निकल गया जब जो क्रिटिक या रीडर थे वो आर्टिस्टिक, मतलब अच्छी चीजें आती थी बाहर, ऐसा वो टाइम तो चला ही गया है, अच्छा वैसा बोला क्या? ऐसा लग रहा है मुझे It's तो। something like if some art is seeking attention to the artist caliber या talent, then ना सही नहीं है. It should focus on the idea that is trying to present वैसा. अच्छा, हाँ ये भी सही सही कह रहे हो तुम।
That golden time has passed irretrievably when the critic or reader could be interested above all by the artistic quality or exact degree of talent of a book. I think दोनों चीज़ हैं जो तुम कह रहे हो कि सिर्फ आर्टिस्टिक क्वालिटी से तो नहीं होंगे, बट उसको वो गोल्डन टाइम की तरह भी रेफर कर रहे हैं फॉर सम रीजन कि पहले ऐसा होता होगा, अब तो नहीं होता. Our emigre literature, I am speaking of genuine, undoubted literature, people of faultless taste will understand me, has become plainer, more serious, drier, at the expense of art. अच्छा नहीं, फिर तो जो मैं कह रही थी वो कह रहा है ये कि वो उसको दुख है कि प्लेन हो गया है, आर्टिस्टिक उतना रहा नहीं है. Has become plainer, more serious, drier, at the expense of art, perhaps, but in compensation producing sounds of such sorrow, such music, and such hopeless heavenly charm that in truth it is not worth regretting what Lermontov called the dull songs of the earth. ये तो ऐसा लग रहा है तारीफ कर दी इसने कि ड्राई हो गया है, बट इन कॉम्पनसेशन ऐसी साउंड्स ऑफ सॉरो प्रोड्यूस कर दिया उसने. चलो आगे पढ़ लेते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है तो. In itself, the idea of writing a book about an outstanding public figure of the 60s contains nothing reprehensible. One sits down and writes it. Fine. It comes out fine. Worse books than that have come out. But the author's general mood, the atmosphere of his thinking, fills one with queer and unpleasant misgivings. I will refrain from discussing the question how appropriate is the appearance of such a book at the present time. After all, no one can forbid a person to write what he pleases. But it seems to me, and I am not alone in feeling this, that at the bottom of Godunov Cherdinestev's book, there lies something which is in essence profoundly tactless, something jarring and offensive. It is his right, of course, to take this or that attitude towards the men of the 60s, but in debunking them, he cannot but awake in any sensitive reader surprised and disgust. How irrelevant all this is, how inopportune. Let me define my meaning. The fact that it is precisely now, precisely today, that this tasteless operation is being performed is in itself an affront to that significant, bitter, palpitating something which is ripening in the catacombs of our era. Oh, of course, the men of the 60s, and in particular Chernyshevsky, expressed in their literary judgments much that was mistaken and perhaps ridiculous. Who is not guilty of this sin? And is it such a big sin after all? But in general intonation of their criticism, there transpired a certain kind of truth, a truth which, no matter how paradoxical it seems, has become close and comprehensible to us precisely today, precisely now. I am not talking of their attacks on bribe takers nor of the emancipation of women. That of course is not the point. I think I shall be properly understood if I say that in some final and infallible sense their and our needs coincide. Oh, I know we are more sensitive, more spiritual, more musical than they were, and our final aim, beneath that resplendent black sky under which life streams on, is not simply the commune or the overthrow of the despot, but to us as to them, Nekrasov and Lermonotov, especially the latter, are closer than Pushkin. I shall take just this simplest of examples because it immediately clarifies our affinity, if not kinship, with them. That chilliness, that foppishness, that irresponsible quality they sensed in a certain part of Pushkin's poetry is perceptible to us too. One may object that we are more intelligent, more receptive. All right, I agree, but essentially it is not a question of Chernyshevsky's rationalism, but of the fact that then, as now, spiritually progressive people understand that mere art and the lyre were not a sufficient pabulum. We, their refined and weary grandchildren, also want something that is above all human. We demand the values which are essential to the soul. This utilitarianism is more elevated perhaps than theirs, but in some respects it is more urgent even than the one they preached. Oh, कुछ कहना चाहोगे इस बारे में या मैं आगे बढ़ूं? समझाओ. मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया. मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली मोटा मोटा कि वो ये कह रहा है कि एक तो इसने तो मतलब चेरनीशेव्स्की 60s का ऑथर है, तो इसने उसकी ली है थोड़ी सी, मतलब मॉक किया है उसको,
बट किस सेंस में मॉक किया है, मुझे लग रहा है कि मतलब कि चेरनीशेव्स्की और जो पुराने ऑथर्स थे वो बहुत ज़्यादा यूटिलिटेरियनिज्म कर मतलब उस सेंस में लिखते थे कि क्या सही है क्या गलत है, और मतलब ब्राइब टेकर्स को या किसी को कमेंट करते थे किसी के ऊपर, या डेली लाइफ के बारे में लिखते थे। इसने उस चीज़ को शायद मॉक किया है कि उसका जो चेरनीशेव्स्की का राइटिंग था इट इज़ नॉट आर्टिस्टिक इनफ। तो ये बोल रहा है कि हाँ, मैं समझता हूँ कि हम अपनी पुरानी जनरेशन से हम ज़्यादा, जैसे पुरानी जनरेशंस जो होती हैं वो ज़्यादा सर्वाइवल मोड में, ज़्यादा रेवोल्यूशनरी मोड में होती है ना, और फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं लोग वो ज़्यादा आर्टिस्टिक होते जाते हैं। तो ये क्रिटिक कह रहा है कि मैं समझ रहा हूँ कि आर्टिस्टिक होना भी ज़रूरी है और हम आगे हो गए हैं, हम ज़्यादा रिफाइंड हो गए हैं, हम प्रोग्रेसिव हो गए हैं, बट हमें भी कुछ ऐसा तो चाहिए ना, सिर्फ आर्ट से काम नहीं चलेगा, हमें भी यूटिलिटेरियनिज्म चाहिए। तो उसकी बुराई करना चेरनीशेव्स्की की सही नहीं है, क्योंकि ऑल्दो हम पूरी तरह उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, बट हम मतलब एक तरीके से करेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं उससे। मतलब कि ऐसा नहीं है, मतलब ये बोलना कि उसका वर्क वाज नॉट आर्टिस्टिक इनफ इज गलत, ऐसा लग रहा है मुझे, ये ऐसा कुछ किया, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, इसने आगे कुछ लिखा है, शायद उससे क्लियर हो जाए। Okay. I have digressed from the immediate theme of my article, but then sometimes one can express one's opinion with much more exactitude and authenticity by wandering around the theme. खुद ही कह रहा है ये, मैं बहुत ही गोल गोल घुमा के बोल रहा हूँ। In its fertile environs, as a matter of fact, the analysis of any book is awkward and pointless. And moreover, we are interested not in the way an author executed his task, nor even in the task itself, but only in the author's attitude towards this. And let me add this, are they really so necessary, these excursions into the realm of the past with their stylized squabbles and artificially vivified way of life? Who wants to know about Chernyshevsky's relations with women? In our bitter, tender, ascetic times, there is no place for this kind of mischievous research, for this idle literature, which anyway is not devoid of a certain arrogant audacity that is bound to repel even the most well disposed of readers. आई थिंक वही है कि इसको इन जनरल यही बुरा लग गया कि वो इतना कोई रेवर्ड इंसान है, उसकी तुम डर्टी लॉन्ड्री लाके क्यों वो कर रहे हो, और उसके ऊपर अब क्यों क्वेश्चन उठा रहे हो, क्या ही मतलब है इन सब बात। ठीक है। After this reviews poured, Professor Anuchin of Prague University, a well-known public figure, a man of shining moral purity and of great personal courage, the same Professor Anuchin who in 1922, not long before his deportation from Russia, when some revolvered leather jackets had come to arrest him, but became interested in his collection of ancient coins and were slow in taking him away, had calmly said, pointing to his watch, "Gentlemen, history does not wait." एक तो इतना ज्यादा डाइग्रेस करता है यार, ये सिर्फ ये प्रोफेसर एनुचिन जो है, इन्होंने कुछ रिव्यू लिखा है और उसकी पूरी जिंदगी के बारे में इसने बता दिया छोटा सा, कि लोग इसको लेने आए थे पर बस एंशिएंट कॉइन्स थे, तो फिर वो नहीं लेने के बजाय रिपोर्ट कर दिया। क्यों क्यों पता होना चाहिए ये सब। ठीक है। Professor Anuchin of Prague University printed a detailed analysis of the life of Chernyshevsky in an emigre magazine appearing in Paris. He wrote, last year, a remarkable book came out by Professor Otto Lederer of Bonn University called Three Despots. Motivated by a passionate love for the freedom of the human spirit and a burning hatred for its suppressors, Dr. Lederer, in certain of his appraisals, was unjust, taking no account at all, for instance, of that national Russian fervor which so powerfully gave body to the symbol of the throne. But excessive zeal and even blindness in the process of exposing evil is always more understandable and forgivable than the least mockery, no matter how witty it may be, of that which public opinion feels to be objectively good. However, it is precisely this second road, the road of eclectic modernity, that has been chosen by Fyodor Amara, Mr. Godunov Chernyshevsky, in his interpretation of the life and works of N.G. Chernyshevsky. ये मुझे इसका पॉइंट आई थिंक एक्सप्लेन्स बाकी सब लोग गुस्सा क्यों है, ये वाली लाइन रिच लगी। आई थिंक दिस इज द ओनली लाइन विच इज
explaining everything. But excessive zeal and even blindness in the process of exposing evil is always more understandable and forgivable than the least mockery, no matter how witty it may be, of that which public opinion feels to be objectively good. आई थिंक Yes. जो दूसरी वाली बुक एक इसने से स्टार्ट किया ना, कि एक कोई दूसरी बुक आई थी जिसमें ये सब था कि फ्रीडम ऑफ ह्यूमन स्पिरिट और इस सब के बारे में थी, और वो वाली बुक कुछ ज्यादा ही, मतलब उसने कुछ ज्यादा ही हेटरेट दिखा दी उसके लिए, मतलब फॉर द थ्रोन एंड फॉर सप्रेशन उतनी हेटरेट भी नहीं दिखानी चाहिए थी। बट इन जनरल एक्सेसिव जील और ब्लाइंडनेस इज ओके जब तुम इविल को एक्सपोज कर रहे हो, बट तुम कोई चीज जो अच्छी मानी जा रही है उसको तुम मॉकरी कर रहे हो उसकी, तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, लोग उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। बट हाउएवर इट इज प्रिसाइसली दिस सेकंड रोड दैट दिस आवर फ्योडोर हैज टेकन। चेर्निशेव्स्की इन जनरल पब्लिक ओपिनियन में इतना अच्छा माना जाता है कि उसकी मॉकरी उसने कर दी है, बट ये प्रोफेसर इसको सही लगी है। और आगे वो लिखता है, द ऑथर हैज अनडाउटेडली acquainted himself thoroughly and in his own way conscientiously with his subject. Undoubtedly also he has a talented pen. Certain ideas he puts forward and juxtapositions of ideas are undoubtedly shrewd, but with all this his book is repellent. अच्छा sorry, नहीं बदल रहा इसको ये। But with all this his book is repellent. Let us try to examine calmly this impression. अच्छा, a certain epoch has been taken and one of, sorry मैं ये रिव्यूज पढ़े जा रही हूँ, अब मुझे मजा आने लग गया पढ़ने में, पहले मुझे स्किप करूँ। नहीं पढ़ो। A certain epoch has been taken and one of its representatives chosen. But has the author assimilated the concept of epoch? No. First of all, one senses in him absolutely no consciousness of that classification of time, without which history turns into an arbitrary gyration of multicolored spots, into some kind of impressionistic picture with a walking figure upside down against a green sky that does not exist in nature. But this device, which destroys, by the way, any scholarly value of the work in question, in spite of its swaggering erudition, एरुडिशन का क्या मतलब होता है? Erudition, I think elite kind of thing. अच्छा ठीक है, but this device does not nevertheless constitute the author's chief fault. His chief fault is in the manner in which he portrays Chernyshevsky. ये epoch वाली बात समझ नहीं आई. Has the author assimilated the concept of epoch? No. Classification I of think time. हाँ बोलो। जितना मुझे समझ आया, he is saying कि एक क्रोनोलॉजी होता है ना जब हिस्ट्री बोल रहे हो, ओह हाँ हाँ हाँ, वैसा राइट। कुछ नहीं है, ये रैंडमली कुछ भी बात कर रहा है, तो यू डोंट गेट अ सेंस ऑफ एनीथिंग, मोर लाइक वाइब आता है, पर यू डोंट रियली गेट टू नो एनीथिंग, वैसा बोल रहा है। इंप्रेशन Got it. पेंटिंग की तरह वाइब आता है बस। मेक सेंस। वो पेंटिंग है जिसमें अपसाइड डाउन ग्रीन स्काई है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। गॉट इट गॉट इट। सही कह रहे हो। एरुडिशन का मतलब है क्वालिटी ऑफ हैविंग ग्रेट नॉलेज। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ, अच्छा वो कह रहा है कि दिस, अच्छा इस वजह से उसका स्कॉलरली वैल्यू खत्म हो गया है वर्क का, डिस्पाइट ऑफ इट्स स्वैगरिंग एरुडिशन, मतलब नॉलेज तो है उसमें बट उसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि उसमें कोई सेंस ऑफ टाइम ही नहीं है। ठीक है। His chief fault is in the manner in which he portrays Chernyshevsky. It is completely unimportant that Chernyshevsky understood less about questions of poetry than a young aesthete of today. It is completely unimportant that in his philosophical conceptions Chernyshevsky kept aloof from those transcendental subtleties which please Mr. Godunov Zerdinestev. What is important is that whatever Chernyshevsky's views may have been on art and science, they represented the Weltanschauung of the most progressive men of his era। अब इसका क्या मतलब हुआ? Weltanschauung मतलब WELTANSCHAUUNG, जर्मन वर्ड है आई थिंक ये।
particular philosophy or view of life, the world view of an individual or group. अच्छा, world view. Okay. What is important is that whatever Chernyshevsky's view may have been on art and science, they represented the worldview of the most progressive men of his era and were moreover indissolubly linked with the development of social ideas, with their ardent beneficial activating force. It is in this aspect, in this sole true light, that Chernyshevsky's system of thought acquires a significance which far transcends the sense of those groundless arguments, unconnected in any way with the epoch of the 60s, which Mr. Godunov Chernyshevsky uses in venomously ridiculing his hero. अच्छा, ओके, ठीक लास्ट है. वाला पार्ट करना. It is in this aspect this constituted the worldview of the most progressive men of his era and were linked with the development of social ideas. It is in this aspect, in this sole true light, that Chernyshevsky's system of thought acquires a significance which far transcends the sense of those groundless arguments, unconnected in any way with the epoch of the 60s, which Mr. Godunov Chernyshevsky uses in venomously ridiculing his hero. आई थिंक ये वही कह रहे हैं ना कि उसके हो सकता है कि व्यूज आज की सेंस में चेरनीशेव्स्की के जो भी फिलोसफिकल व्यूज हों आज की सेंस में वो पिछड़े हुए माने जाएं, बट वो जो व्यूज थे वो उस टाइम इम्पोर्टेंट थे और उसकी वजह से जो भी डेवलपमेंट हुई है सोशल आइडियाज की वो हुई है. तो तुम अगर उनको कुछ भी मौकरी कर रहे हो उसका कुछ मतलब नहीं है, और इस 60s से रिलेट करके भी उसका कुछ मतलब नहीं है कि 60s के लोग बेवकूफ होते हैं, क्योंकि वो तब के लिए वो इम्पोर्टेंट थे आइडियाज. So he continues, but he makes fun not only of his hero, he also makes fun of his reader. How else can one qualify the fact that among the well-known authorities on Chernyshevsky, a non-existent authority is cited to whom the author pretends to appeal? Acha. How else can one qualify the fact that among the well-known authorities on Chernyshevsky, a non-existent authority is cited to whom the author pretends to appeal? In a certain sense, it would be possible, if not to forgive, then at least to understand scientifically the scoffing at Chernyshevsky, if Mr. Godunov Chernyshevsky were a heated supporter of those whom Chernyshevsky attacked. अच्छा, ये ऐसा कह रहा है कि अगर वो उन लोगों का सपोर्टर होता जिनको चेरनीशेव्स्की ने अटैक किया होता तो भी समझ आती. It would at least be a point of view, and reading the book, the reader would make constant adjustment for the author's partition approach, in that way arriving at the truth. But the pity is that with Mr. Godunov Chernyshevsky, there is nothing to adjust to, and the point of view is everywhere and nowhere. Not only that, but as soon as the reader, as he descends the course of a sentence, thinks he has at last sailed into a quiet backwater, into a realm of ideas which may be contrary to those of Chernyshevsky, but are apparently shared by the author, and therefore can serve as a basis for the reader's judgment and guidance, the author gives him an unexpected fillip and knocks the imaginary prop from under him, so that he is once more unaware as to whose side Mr. Godunov Chernyshevsky is on in his campaign against Chernyshevsky. Whether he is on the side of the advocates of art for art's sake, or of the government, or of some other of Chernyshevsky's enemies whom the reader does not know, as far as jeering at the hero himself is concerned, here the author passes all bounds. There is no detail too repulsive for him to disdain. He will probably reply that all these details are to be found in the diary of the young Chernyshevsky, but there they are in their place, in their proper environment, in the correct order and perspective, among many other thoughts and feelings which are much more valuable. But the author has fished out and put together precisely these, as if someone had tried to restore the image of a person by making an elaborate collection of his combings, fingernail parings, and bodily excretions. Oh no, बहुत गलत किया ये तो उसने. In other words, the author is sneering throughout the whole of his book at the personality of one of the purest and most valorous sons of liberal Russia, not to speak of the passing kicks with which he rewards some other progressive Russian thinkers, a respect for whom is in our consciousness an immanent part of their historical essence.
In his book, which lies absolutely outside the humanitarian tradition of Russian literature and therefore outside literature in general, there are no factual untruths. But that truth which it contains is worse than the most prejudiced lie, for such a truth goes in direct contradiction to that noble and chaste truth, which is one of the inalienable treasures of the Russian social thought. In our day, thank God, books are not burned by bonfire, but I must confess that if such a custom were still in existence, Mr. Godunov Cherdinestev's book could justifiably be considered the first candidate for fueling at a public square. बहुत ही गंदा रिव्यू दे दिया। तुम्हारी बुक को ऐसा रिव्यू मिल जाएगा, तुम क्या करोगे? हेलो 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 बोलो। ठीक है, बहुत ही बुरा रिव्यू मिल गया इसको। तो एंड में इसने ये भी बोल दिया कि अगर ये वाली पार्ट में से तुम इन आवर डे थैंक गॉड बुक्स आर नॉट बर्न्ड बाय बॉनफायर, बट आई मस्ट कन्फेस दैट इफ सच अ कस्टम वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, मिस्टर Godunov Cherdinestev's book could justifiably be considered the first candidate for fueling a public square. Oh my God. Oh no, तुम्हारी कभी किसी बुक को ऐसा रिव्यू मिल गया तो तुम क्या करोगे? एटलीस्ट ये नहीं बोला कि वो गोडुनोव चेडिनेव्स्की को जला देंगे। अच्छा, हो सकता है उसको भी जला दें। बट ऑल वो भी तो बोलते हैं ना कि ऑल डिफेमेशन इज आल्सो फेम, कुछ बोलते हैं ना कि बैड पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। हाँ, ठीक है, कंट्रोवर्सी से करेंसी। कंट्रोवर्सी इज करेंसी, ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए। ओ ओरिजिनल है ये क्या ये? इस टाइम फ्रॉम इंडेक्स। Nice. इंडेक्स इज फर्स्ट, नो? इंडेक्स इज कोट्स बाय इंडेक्स। ठीक है। आफ्टर दैट कॉन्चिएव, तो कॉन्चिएव एक और राइटर है जिसको ये अपना फ्योडोर थोड़ा राइवल मानता है, मतलब ये उसके लेवल का राइटर है, तो उसने भी शायद कुछ लिख दिया है। आफ्टर दैट कॉन्चिएव हैड हिज से इन द लिटरेरी एनुअल द टावर। He began by drawing a picture of flight during an invasion or an earthquake, when the escapers carry away with them everything that they can lay hands on, someone being sure to burden himself with a large framed portrait of some long forgotten relative. Just such a portrait, wrote Konchiev, is for the Russian intelligentsia the image of Chernyshevsky, which was spontaneously but accidentally carried away abroad by the emigres together with other more useful things. And this is how Konchiev explained the stupefaction occasioned by the appearance of Fyodor Konstantinovich's book. Somebody suddenly confiscated the portrait. एक सेकेंड, ये कह रहा है कि अगर कुछ अर्थक्वेक हो रहा होगा और सब लोग सब कुछ ले जा रहे होंगे, तो कोई बहुत ही फ्रेम्ड पोर्ट्रेट कोई लेके जा रहा होगा, तो ऐसी पोर्ट्रेट है रशियन इंटेलिजेंशिया के लिए चर्निशेव्स्की की इमेज, which was spontaneously but accidentally carried away abroad by the emigres together with other more useful things. अच्छा, जो immigrants थे वो चर्निशेव्स्की को अपने साथ ले गए, ठीक है। And this is how Konchiev explained the stupefaction occasioned by the appearance of Fyodor Konstantinovich's book. कुछ कह रहे थे तुम? आगे भी है, आगे। दिस इज लाइक रिवर्स, नो? पहले क्रिटिक बोला कि इसका बुक जला देना है, वो बोला कि इसका बुक लिखना ही ज्यादा है, तो लिख दिए तो सही मॉकरी कर रहे उस टाइप का। आई थिंक इज ऑन दैट जोन कि ये कह रहा है कि सही किया इसने। हाँ, अच्छा, लेट्स सी। ये आगे बोलता है somebody suddenly confiscated the portrait. Farther on, having finished once and for all with considerations of an ideological nature,
and embarked upon an examination of the book as a work of art, Konchev began to praise it in such a way that as he read the review, Fyodor felt a burning radiance forming around his face and quicksilver racing through his veins. The article ended with the following: Alas, among the emigration, one will hardly scrape up a dozen people capable of appreciating the fire and fascination of this fabulously witty composition, and I would maintain that in today's Russia, you could not find even one to appreciate it. If I had not happened to know of the existence of two such people, one living on the north bank of Neva and the other somewhere in distant Siberian exile. बट ये मुझे पोर्ट्रेट वाली चीज समझ नहीं आई कि ये कह रहा है कि मतलब लेट्स से कोई डिजास्टर आया है एंड जनरली लाइक वो 2012 मूवी में जो दिखाते हैं ना, दे ट्राई टू सेव द गुड थिंग्स अबाउट ह्यूमैनिटी एंड वो शिप में डाल देते हैं। उस टाइम पे बाय मिस्टेक ये चेनिसेव्स्की का बुक्स डाल दिए हैं। इट्स लाइक द बाय मिस्टेक जो ट्रैश को ले जाते हैं ना, दैट इज अच्छा, तो ओके ओके, गॉट इट। तो चेनिसेव्स्की इज अ ट्रैश जिसको बाय मिस्टेक ले गए हैं, और सम वो इसने फ्योडोर की बुक में एक्चुअली सही मौकरी है। सही है, ठीक है। तो कुछ इसके राइवल ने इसको अच्छा रिव्यू दे दिया। राइवल तो वो खुद ही वैसे मन मन में मानता था, एक्चुअली में तो कोई राइवल थी नहीं। ठीक है। द मोनार्किस्ट ऑर्गन, द थ्रोन, devoted to the life of Chernyshevsky, a few lines in which it pointed out that any sense or value in the unmasking of one of the ideological mentors of Bolshevism was completely undermined by the cheap liberalizing of the author, who goes wholly over to the side of his sorry but pernicious hero as soon as the long-suffering Russian Tsar finally has him safely tucked away. And in general, added the reviewer, it is high time one ceased writing about so-called cruelties of the Tsarist regime with regard to pure souls who are of no interest to anybody. The Red Freemasonry will only rejoice over Count Godunov Chernyshevy's work. It is lamentable that the bearer of such a name should engage in hymning social ideals which have long since turned into cheap idols. अच्छा, ये तो उल्टा ही कह रहा है। मतलब ये वही कह रहा है ना कि any sense or value in the unmasking of one of the ideological mentors of Bolshevism was completely undermined। कि उसने unmasking करना शुरू तो करा इस ideological mentor of Bolshevism का, but वो undermine हो गई unmasking, जो कि उसने जब वो एकदम से चेर्निशेव्स्की की साइड लेना उसने शुरू कर दिया, who goes wholly over to the side of his sorry but pernicious hero as soon as the long suffering Russian Tsar family has him safely tucked away। जैसे ही जार ने उसके ऊपर अटैक किया तब वो उसकी साइड हो गया, तो उसने अनमास्किंग भी ठीक से नहीं करी। नहीं, आई थिंक फिर से पढ़ना वो सेंटेंस। which pointed out that any sense or value in the unmasking of one of the ideological mentors of Bolshevism was completely undermined by the cheap liberalizing of the author, who goes wholly over to the side of his sorry but pernicious hero as soon as the long-suffering Tsar finally has him safely tucked away. And in general, added the reviewer, it is high time one ceased writing about so-called cruelties of the Tsarist regime with regard to pure souls who are of no interest to anybody. Okay. वहाँ बोल्शेविज्म के बाद he goes on to the other side बोलता है, फिर but pernicious लिखा है ना। Of his sorry but pernicious hero. Pernicious Hero. HERO मतलब again flip कर दिया है। He flipped to sympathizing with Chernyshev and then got back to punishing him when Tsars have started punishing him। वैसा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, ये ऐसा कह रहा है कि जब उसने अनमास्किंग करनी शुरू करी, बट जैसे ही as soon as the long suffering Russian Tsar family, जैसे ही
जार फैमिली ने उसको उसके ऊपर क्रूरल्टी करनी शुरू करी, वैसे ही उसने उसकी साइड लेनी, चेरनीशेव्स्की की साइड लेनी शुरू कर दी. अच्छा. The cheap liberalizing of the author who goes wholly over to the side of his sorry but pernicious hero. ये बोल रहा है ना वो. नहीं एग्री करते तुम? पता नहीं, एक बार देखना पड़ेगा मुझे. ठीक क्या है, जो भी मतलब मुझे तो ये क्लियर ही लग रहा है. क्या कंफ्यूजन है? मतलब आई थिंक कि वो फर्स्ट अनमास्क कर रहा था, फिर ही वाज मेकिंग हिम अ हीरो एंड देन ही वाज पनिशिंग द हीरो. नहीं नहीं, तुम कुछ, ये सिंपल ही तो सेंटेंस है कि point out that any sense or value in the unmasking of Chernyshevsky बोल देते हैं, राइट. in the unmasking of Chernyshevsky was completely undermined by, it was completely undermined by the cheap liberalizing of the author. Undermine क्यों हुई वो unmasking? क्योंकि author ने liberalizing करने लगी. Yes. Who goes? The author goes wholly over to the side of Chernyshevsky Yes. as soon as the long-suffering Tsar family has him safely tucked away. Yes. तो वही उसके तो कह बाद रही हूँ मैं. उसके बाद क्या है? यहाँ तक तो बस यही है कि as soon as the Tsar family has him safely tucked away, and in general, इसके बाद तो जनरल स्टेटमेंट मांग रहा है वो कि एंड इन जनरल इट इज हाई टाइम वन सीज्ड राइटिंग अबाउट द सो कॉल्ड क्रुएल्टीज ऑफ द जारिस्ट रिजाइम. तो वो कह रहा है ना कि इन जनरल जारिस्ट रिजाइम ने ये किया वो क्या, ये सब लिखना बंद करो. विद रिगार्ड टू प्योर सोल्स, मतलब वो सेम ही पॉइंट रिपीट कर रहा है फिर से कि तुमने चेरनीशेव्स्की की लाइफ की साइड लेनी शुरू कर दी जैसे ही जार फैमिली ने उसके ऊपर उंगली उठाई, और चेरनीशेव्स्की को तुमने प्योर सोल मान लिया. तो in general, it is high time one ceased writing about so-called cruelties of the Tsarist regime with regard to pure souls who are of no interest to anybody. Okay, समझा. ठीक है. I think ये last ही है. The pro-communist Russian language daily in Berlin, Up, had an article devoted to the celebration of the centenary of Chernyshevsky's birth and concluded thus: They have also bestirred themselves in our blessed immigration. A certain Godunov Chernyshev, with swashbuckling brashness, has hurried to concoct a booklet for which he has dragged in material from all over the place, and has given out his vile slander as the life of Chernyshevsky. Some Prague professor or other has hastened to find his work talented and conscientious, and everyone chummily joined in. It is dashingly written and in no way differs in its internal style from Vasiliev's leaders about the imminent end of Bolshevism. Sure. The last dig was particularly amusing in view of the fact that in his Gesid, Vasiliev इसका फ्योडोर का ओरिजिनल एडिटर है जिसने इसकी बुक छापने से मना कर दिया था. तो उसने ये लिखा इमिनेंट एंड ऑफ बोल्शेविज्म, एंड दे आर सेइंग कि वो दोनों सेम सिमिलर आइडियोलॉजी से आए. वैसिलियव्स लीडर्स अबाउट का पता नहीं, शायद ये कोई आर्टिकल है जो वैसिलियव की पेपर में आया है, द इमिनेंट एंड ऑफ बोल्शेविज्म. Okay. It is dashingly written and in no way differs in its internal style from Vasiliev's leaders about the imminent end of Bolshevism. The last dig was particularly amusing in view of the fact that in his Gazeta, Vasiliev resolutely opposed the slightest reference to Fyodor's book, telling him honestly, although the other had not asked, that had he not been on such friendly terms with him, he would have printed a devastating review. Not even a damp spot would have remained of the author of the life of Chernyshevsky. In short, the book found itself surrounded by good, thundery atmosphere of scandal, which helped sales. And at the same time, in spite of the attacks, the name of Godunov Chernyshevsky immediately came to the fore, rising over the motley storm of critical opinion in full view of everyone, vividly and firmly. But there was one man whose opinion Fyodor was no longer able to ascertain. Alexander Yakovlevich Chernyshevsky had died not long before the book appeared. तो ये जो दूसरा जो बंदा मर गया,
इसका नाम चेरनीशेव्स्की है बट इट हैज़ नो रिलेशन टू द ऑथर चेरनीशेव्स्की, ये इसका पुराना दोस्त है। तो वो तो मर ही गया, वो बीमार भी चल रहा था, तो उसकी बात नहीं पता चली इसको, ओपिनियन उसकी फ्योडोर को नहीं पता चली। ठीक है, आगे पढ़ना है क्या या खत्म करें? मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्यों रिव्यूज़ पढ़ के। रिव्यूज़ तो खत्म हो गए वैसे। यस, खत्म कर दिया ना? हाँ, खत्म कर दिया। आर तो नहीं पढ़ना ना, वैसे तो रिव्यूज़ तो खत्म हो गए हैं, बट मज़ा आया मुझे तो पढ़ के। ऐसे काफ़ी वो एनर्जी सी फील होने लगी कि जब उसकी बुराइयां कर रहे थे, तो कोई कैसे कर सकता है ये वो, मतलब दोनों साइड से कर दी लोगों ने बुराइयां। मॉक कैसे कर दिया, कोई कह रहा है कि पूरा तो मॉक नहीं किया, ठीक से ही करना चाहिए था मॉक। कोंचेव ने बस तारीफ करी है। Who would have thought? मीनिंग्स देखना है। और ये भी मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि एक इसने बीच में ये बोला था ना कुछ कि इन्होंने जो लास्ट वाला रिव्यू था, जो लास्ट वाला हमने पढ़ा था, उसने बोला था ना कि जिन्होंने चेरनीशेव्स्की की 100th बर्थ एनिवर्सरी का कुछ लिख रखा था, उन्होंने ये बोला था ना कि ये तो कुछ वाइल और स्लैंडर है एकदम बुक तो, और किसी प्राग प्रोफेसर ने तो ये बोल दिया है कि ये बुक टैलेंटेड एंड कॉन्शियस है एंड एवरीवन हैज चैमिली जॉइंड इन, बट एक्चुअली जो प्राग प्रोफेसर था उसने भी बुराई ही करी थी। उसने तो ये बोला था कि the author has undoubtedly acquainted himself thoroughly and in his own way conscientiously with his subject. Undoubtedly also he's a talented pen. Certain ideas he puts forward and juxtapositions of ideas are undoubtedly shrewd. But with all this, his book is repellent. और वो बाद में उसने टाइम वाला जो बोला था कि टाइम का कुछ है ही नहीं, पेंटिंग बन गई है। और इन्होंने ये बोल दिया कि किसी तो प्राग प्रोफेसर ने उसको टैलेंटेड और कॉन्शियस बोल दिया है और बाकी सबने एग्री कर लिया है। कितना सही है, बट हम सही थे कि उसको पब्लिसिटी मिल गई। कंट्रोवर्सी इज करेंसी। हाँ, यस, ट्रू। मुझे मीनिंग्स तो देखने हैं कुछ। यस, एरुडिशन तो देख लिया था हमने। एरुडिशन इज नॉलेजेबल ना। यस, फॉर ग्रेट नॉलेज, ठीक है। और विविफाइड, विविफाइड जूम करके दिखना। अच्छा, मेक मोर लाइवली और इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये है कि इस किसी रिव्यू ने लिखा है कि आर दे रियली सो नेसेसरी दीज एक्सकर्शंस इनटू द रेल्म ऑफ द पास्ट with their stylized squabbles and artificially vivified way of life। ठीक है, फिर मुझे देखना है इमेंसिपेशन का मीनिंग मैं भूल जाती हूँ हमेशा। वैसे तो ये वर्ड बहुत बार आता है बट एवरी टाइम आई फॉरगेट। वो होता है क्या कि किसी को फ्री करवा देना, ऐसा होता है क्या? या फिर बैन कर देना टाइप। अच्छा, फ्रीइंग है ये, freeing someone from the control of another। तो दिस इज इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। मतलब ये कुछ रिव्यू के बीच में है कि चेरनीशेव्स्की जो है वो अटैक करता था, आई थिंक, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन को। ओह, ठीक है, फिर एफ्रंट का क्या मतलब होता है? एफ्रंट का मतलब कन्फ्रंट टाइप का कुछ होता है क्या? ए एफ वाला, ए डबल एफ।
हाँ, Maximum, yes, outrage. अच्छा, Wait, that causes outrage or offense. that causes outrage. This tasteless operation is being performed in itself an affront to that significant, bitter, palpitating something. Is in itself. Acha, this the fact that it is precisely now, precisely today, that this operation is being performed. मतलब इसने अभी बुक लिखी है is in itself an affront to the significant, bitter, palpitating something which is ripening in the catacombs of our era. Whatever. It is an attack on the era itself. ठीक है. Reprehensible. Reprehensible. Hmm. Reprehensible का मीनिंग क्या है? Deserving censure or condemnation. अच्छा, reprehensible. ओ बेक मतलब क्या वो है? Okay. In itself, the idea of writing a book about an outstanding public figure of the 60s contains nothing reprehensible. अच्छा, ऐसा नहीं है कि just the act of writing a book is reprehensible. किसने one sits down and writes it, fine, it comes out fine. ठीक है वो तो, but जो तुमने करा है उसके साथ वो बहुत बेकार कर दिया. ठीक है. फिर मुझे देखना है लास्ट कैप्रिशियस. डेलिकेट टाइप का होता है क्या होता है कैप्रिशियस? Sudden and unaccountable changes of mood or behavior. अच्छा, तो ये इसने बोला है कि द बुक opens with 6 lines of verse which the author for some reason calls a sonnet, and this is followed by a pretentiously capricious description of the well-known Chernyshevsky's life. की मूडी सा डिस्क्रिप्शन दिया है उसने, ऐसा कह रहा है. नहीं, वो स्विच करता रहता है ना, मल्टीपल थिंग्स बोलता रहता है, तो वो मूड बदलता रहा है. दैट इज कैप्रिशियस. मूडी तो मैंने बोला, मूडी का भाई तो मतलब नहीं, मूड बदलना. मूडी इंसान का मूड बदलता है. मूड स्विंग्स का बात हो रहा है, नॉट मूड. मूडी. अच्छा, मूडी इंसान मतलब आई थिंक मैं जब मूडी इंसान बोलती हूँ तो आई इमेजिन एज समवन जिसका मूड बहुत बदलता रहता है. अच्छा, व्हेन आई थिंक ऑफ मूडी इट मींस वो क्या बोलता है, मेलंकोलिक काइंड ऑफ पर्सन. नहीं, देखो, इफ यू डिस्क्राइब समवन एज मूडी यू मीन दैट देयर फीलिंग्स एंड बिहेवियर चेंज फ्रीक्वेंटली and they become depressed or angry without any warning. अच्छा, ऐसा है. A moody person's emotions change unpredictably and often. I have the wrong meaning then. Capricious इसका सिमिलर में भी आ रहा है. Yes. Yeah. ठीक है. ये देखो, नीचे देखो. Giving an impression of melancholy or mystery. Oh no यार. चलो कोई नहीं, तो स्टेलमेट हो गया ये तो. अच्छा हाँ, फिल्म के टर्म्स में वो हो गया ना, सॉफ्ट मूडी इफेक्ट थोड़ा वैसा इफेक्ट होता है. सही है. और कोई देखना है मीनिंग? वो वेल टेंशन कुछ बोला ना, एक बार फिर से देखता हूँ. क्या चीज? वेल TNSCH. अच्छा, वो तो जर्मन वर्ड लिख दिया इन्होंने बीच में. वेल्टान WELTANSCHAUUNG. हाँ, यस. A particular philosophy or view of life. Worldview of वर्ल्ड व्यू. next worldview. हाँ. Next, stupefaction. स्टुपेफैक्शन इज स्टूपिफाई करता है ना, हैरी पॉटर वो कर देता है, स्तब्ध कर देता है. Defy. हाँ. क्या है? condition of being unable to think clearly, usually because someone is extremely tired or bored or has taken drugs. अच्छा. Drugs.
मुझे तो वो लगता था स्टूपिफैक्शन हमेशा से कि तो एकदम हैरान रह जाना, वैसे बहुत एक्सट्रीम हैरानी। वो मतलब इट्स लाइक हैरान का नेक्स्ट स्टेप ना, ये unable to know what to do, not knowing what to do. Yes. ये पोर्ट्रेट वाला मुझे एक्चुअली फाइनली समझ में आया है। मतलब जो तुमने बोला कि जो एमिग्रेंट्स थे वो पोर्ट्रेट ऐसे ही ले आए थे जबकि वो कचरा थी, और फिर इसने बोला है कि एंड दिस इज हाउ कॉन्चेव एक्सप्लेन्ड द स्टूपिफैक्शन ओकेजन्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फ्योडोर कॉन्स्टेंटिनोविच बुक कोलन somebody suddenly confiscated the portrait। तो जो लोग बहुत ज्यादा स्टूपिफाई हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फ्योडोर ने वो पोर्ट्रेट ही कॉन्फिस्केट कर ली कि ये जो तुम कचरा लाए हो ये मुझे दे दो। ओह, गॉट इट। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम सेम है। आई थिंक मतलब थोड़ा सा इसका लास्ट पार्ट पढ़ सकते हैं, मैं ये वाला लास्ट चैप्टर पढ़ के रखूंगी, एंड इफ देयर इज अ मतलब आई वांट टू गो बैक टू द नाइस विजुअल डिस्क्रिप्शंस दैट ही गिव्स, तो आई एम होपिंग कि इस लास्ट चैप्टर में कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा एंड आई विल रीड इट। आई नो मैंने बोला था मैं 4th चैप्टर भी पढ़ के रखूंगी, पर 4th चैप्टर बहुत ज्यादा बोरिंग है, और मतलब उसमें सिर्फ वो चाइनीज शब्द की जिंदगी के बारे में बता रखा है, इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू द बुक, तो मैंने नहीं पढ़ा। एंड 4th चैप्टर तो टू बी फेयर पब्लिश भी नहीं हुआ था फर्स्ट पब्लिकेशन में। अच्छा, वो जो वीकली जिसमें पब्लिश हो रहा था। हाँ, क्योंकि वो चर्निशेव्स्की की बुराई कर रखी थी ना उसने, तो वैसे भी पब्लिश नहीं। ओके, ठीक है, ये 5th तो मैं पूरा पढ़ लूंगी, एंड देन इसमें कोई अच्छा वाला पार्ट रीड करेंगे, थोड़ा विजुअल वाला। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलो मैं कर दूंगा, बाय कर दूंगा, बाय। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही तुम्हारी, तो मैं बाय कर रही हूँ। अच्छा, हाँ वैसे तो बात खत्म हो गई थी ना। बाय फिर से बोल, हाँ बाय बोल सकते हैं हम फिर से। फिर से ओके, ओके बाय। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आ जाना फिर नेक्स्ट टाइम। ओके बाय, बाय। एंडिंग रिकॉर्डिंग।